हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जैसा कि हम कल जो हमने क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि हम जो है वो लेवल 2 जो आ जाता है उसमें जो एसएसटी सब्जेक्ट जिन स्टूडेंट के आता है तो उनका जो एसएसटी सब्जेक्ट है वो कवर करवाने का काम मैं करूँगी। अब मेन बात ये आ जाती है कि स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि मैम हमें ऑथेंटिक बुक पढ़नी चाहिए या हमें एनसीईआरटी या आरबीएसई बुक पढ़नी चाहिए। तो ये काम जो है वो हम आपके लिए करेंगे, यानी कि एनसीईआरटी को एकदम शॉर्ट सा स्वीट सा और इसके साथ में एनसीईआरटी की समरी बना के और उसके यहाँ तक कि हमने आपके लिए जो वो हैंड रिटन नोट्स बना के उसके जो है वो आपको दिए हैं। क्योंकि पहले जो मैंने सेशन लिया था, पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको स्पेसिफिक ये बता दिया था कि आपको एसएसटी के लिए जो है वो यूनिट फर्स्ट, यानी कि मैं यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऐसे करके चल रही हूँ, जिसमें कि हमने यूनिट फर्स्ट में जो है वो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि जो वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता जो आ जाती है उसके बारे में मैंने बताया था कि वो यूनिट जो है वो आपको एनसीईआरटी की कौन सी क्लास की जो है वो कौन सी बुक में जो है वो आपको चैप्टर नंबर भी मैंने बताए थे, यानी कि आपको शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने इतना बहुत सब कुछ करके बताया था। लेकिन फिर भी स्टूडेंट ने कहा कि मैम आप एक बार जो है वो हमें पढ़ा दीजिए। तो मैं जो है वो पूरी एनसीईआरटी को कवर नहीं करूँगी, यानी कि हम ऐसे नहीं करने वाले हैं कि हम पूरी एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे। हम सिर्फ हमारा जो सिलेबस में हमारे जो टॉपिक दिए हुए हैं यानी उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे, यानी कि हमारे सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है वो टॉपिक एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसमें कहाँ पे हमें मिलेगा और कहाँ पे जो है वो चैप्टर मिलेगा और उसके साथ में उससे जो है वो क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो बनाए हैं। तो अभी जो है वो हम ये हैंड रिटन नोट्स पढ़ेंगे और उसके साथ में अगर आपको ये जो हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ है वो अगर चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक जो है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो या फिर स्टडी विथ नैंसी के नाम से ही टेलीग्राम चैनल, तो आप वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये आपके क्या काम में आएंगे। तो जैसे कि सभी बोल रहे हैं कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, आरबीएसई पढ़नी चाहिए, तो अगर आप ये वीडियो देख भी लेते हो और इसके नोट्स बना लेते हो तो आपके ये काम आसान हो जाएगा कि मैंने जो है वो आपके लिए बेहतरीन क्लासेस में आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैंने एनसीईआरटी की जो बुक आ जाती है उसके चैप्टर मैंने आपको बता दिए थे और उन चैप्टर में आपको टॉपिक कहाँ से मिलेगा वो अब मैं इस वीडियो में आपको पढ़ा दूँगी। तो फिर क्या दिक्कत है आपको, और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे जिससे कि आप इसके प्रिंट निकलवा के भी पढ़ सकते हो अच्छे से। और इतने सिंपल से नोट्स मैंने बनाए हैं तो आपको जो है वो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो ध्यान से जो है वो क्लासेस अटेंड कर लेना पूरी की पूरी, क्योंकि पहले जो मैं सेशन ले चुकी हूँ तो वो ज़रूर समझ लेना, क्योंकि वो समझने के बाद ही आपको जो वो आगे की क्लासेस समझ में आएंगी। तो अभी जो है वो हम यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। हमारा जो सिलेबस है और सिलेबस में जो टॉपिक है वो टॉपिक एनसीईआरटी की बुक्स में चैप्टर में कौन से में मिलेगा वो हम देखेंगे बस ओनली। हमें पूरी एनसीईआरटी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, फालतू के पूरे चैप्टर पढ़ने से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब चैप्टर नंबर 4 यानी कि एनसीईआरटी कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 4 में जो है वो एक लेसन आ जाता है, क्या बताती हैं किताबें और कब्रें। कौन सा लेसन आ जाता है, क्या बताती है किताबें और कब्रें। तो चैप्टर नंबर 4 में लेसन आ जाता है, क्या बताती है किताबें और कब्रें। अब आपको इससे हमें क्या लेना है, यानी कि ये जो नाम है इससे हमें क्या लेना है कि किताबों से तो हमें वैदिक जानकारी मिलेगी, यानी कि किताबें जो है वो हमें वैदिक के बारे में जानकारी प्रदान करेंगी, और कब्रें हमें जो है वो महापाषाण से लेनी है, यानी कि इनका अर्थ जो है वो हमें किताबों से तो समझना है कि वैदिक के बारे में हमें जानकारी मिलेगी और कब्रों से समझना है कि हमें महापाषाण के बारे में जो वो जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं यही से, यानी कि वेद क्या होते हैं। पहला क्वेश्चन, वेद क्या होते हैं। वेद इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत होते हैं। वेद क्या होते हैं, तो वेद जो हमारा इतिहास है उसको जानने के जो साहित्यिक स्रोत होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वेद बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत भी जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के साहित्यिक स्रोत कौन से होते हैं, एक तो धार्मिक साहित्य होता है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है धार्मिक साहित्य होता है, एक लौकिक साहित्य होता है। अब धार्मिक साहित्य भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ब्राह्मणीय साहित्य होता है और एक ब्राह्मणेतर साहित्य होता है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे
कि कौन से में क्या आएगा, वो भी हमने आपके लिए एकदम सिंपल से रख रखा है। और एक जो है वो धार्मिक साहित्य में यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन किया जाता है, ध्यान में रख लेना। इसमें कौन कौन से हैं, तो यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, ठीक है। और इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ब्राह्मणीय साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ब्राह्मणीय साहित्य में किनको शामिल किया जाता है और ब्राह्मणेतर साहित्य में किनको शामिल किया जाता है, कि ब्राह्मणीय साहित्य में किनको शामिल किया जाता है और ब्राह्मणेतर साहित्य में किनको शामिल किया जाता है। तो जो ब्राह्मणीय साहित्य आ जाता है, इनमें वेद को शामिल किया जाता है, ब्राह्मणीय ग्रंथ को शामिल किया जाता है, पुराण को शामिल किया जाता है, वेदांग को शामिल किया जाता है, उपनिषद को शामिल किया जाता है, स्मृति ग्रंथ को शामिल किया जाता है, धर्मसूत्र को शामिल किया जाता है। वहीं अगर हम ब्राह्मणीय साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं तो मैं आपको बुक्स भी बता दूंगी और ये किसके द्वारा लिखी गई है वो भी बता दूंगी। तो अर्थशास्त्र जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी, कल्हण के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें हमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चचनामा किसके द्वारा लिखा गया था, अली अहमद के द्वारा लिखा गया था। और अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी, पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नेट का एग्जाम हो या फिर कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। गार्गी संहिता किसके द्वारा लिखी गई थी, कात्यायन के द्वारा। और महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया था, पतंजलि के द्वारा। और इसमें जो है वो जैन साहित्य आ जाता है और इसके साथ में बौद्ध साहित्य, यानी कि किसके बारे में, तो हम इसमें किस में पढ़ेंगे, जैन साहित्य के बारे में और बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, इन दो साहित्य के बारे में। और इधर उपनिषद, वेदांत तक बता दिया था, उपनिषद और स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र और अरण्य वो इसमें शामिल किए जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान मत देना, ये गलत है। बौद्ध साहित्य और बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य ब्राह्मणेतर में शामिल किए जाते हैं। सो अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। वेद, ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा आ जाता है, तो वो ऋग्वेद है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है या प्रकाश डाला गया है। वेदों के द्वारा जो प्राचीन आर्य आ जाते हैं उनके धार्मिक और सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। वेदों की संख्या कितनी आ जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेदों की संख्या 4 आ जाती है। अब 4 वेद कौन कौन से आ जाते हैं, तो 4 वेद आपको सभी को नाम याद रखने हैं। एक तो ऋग्वेद आ जाता है और एक पूर्व वैदिक मतलब यजुर्वेद आ जाता है, सामवेद आ जाता है, अर्थवेद आ जाता है। जो ऋग्वेद जो होता है इसको पूर्व वैदिक काल जानने का स्रोत भी मतलब, तो ऋग्वेद की मतलब वेद की संख्या कितनी आ जाती है, तो वेद जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है, अर्थवेद होता है। ऋग्वेद जो होता है इसमें हमें पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिलती है, और जो सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद जो होते हैं इन तीनों से हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। तो वेद सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है, ऋग्वेद माना जाता है। ऋग्वेद से हमें पुराने वैदिक के बारे में जानकारी मिलती है। और वहीं अगर हम सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद की बाद में बात करते हैं तो इनसे जो है वो हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत कौन सा है, तो वो वेद आ जाता है। यानी कि जो वैदिक युग है उसकी जो सांस्कृतिक दशा आ जाती है उसके ज्ञान का एकमात्र स्रोत कौन सा आ जाता है, तो वो वेद आ जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद का अर्थ पहले जान लो कि ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह जो होता है वो ऋग्वेद कहलाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह ऋग्वेद कहलाता है। इसका विभाजन अगर हम देखें तो 10 मंडल आ जाते हैं, 128 सुक्तक आ जाते हैं और 10,662 इसमें ऋचाएँ आ जाती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि इनसे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो वही अगर हम बात करें तो इंद्र 250 ऋचाएँ यहाँ पर आ जाती हैं। अग्नि में जो है वो 200 ऋचाएँ यहाँ पर आ जाती हैं। चलो नेक्स्ट, ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, होरतु, होरत कहा जाता है, होरत। ऋग्वेद पढ़ने वाला जो ऋषि आता है उसको क्या कहा जाता है, होरत कहा जाता है। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई थी। अब ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, तो 3500 साल पहले जो वो ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। अब ये जो प्रार्थनाएं जो होती है इनको ऋचाएँ ही बोला जाता है, सुक्तक बोला जाता है, सॉरी। ये प्रार्थनाएं जो होती है इनको क्या बोला जाता है, तो इनको सुक्तक बोला जाता है।
तो ऋग्वेद में 1000 से भी ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, सुक्तक कहा जाता है। यानी कि प्रार्थनाएं बोल दो या फिर आप जो है वो सुक्तक बोल दो, ठीक है। सुक्तक का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। सुक्तक का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति से रचे गए। इनमें 3 अग्नि, इंद्र, सोम प्रमुख है। यानी कि ये जो है वो विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति से रचे गए हैं। इनमें से जो वो 3 प्रमुख कौन आ जाते हैं, तो अग्नि आ जाते हैं, इंद्र आ जाते हैं, अग्नि, इंद्र और इसके साथ में सोम आ जाते हैं, जो कि 3 प्रमुख आ जाते हैं। वही अगर हम बात करें अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता, अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता, और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है, पेय पदार्थ बनाया जाता है। वैदिक सुक्तक की रचना ऋषियों होर्थ ने की है। यानी कि वैदिक सूक्तों की रचना किसने करी है, तो ऋषियों ने करी है, और ये होर्थ जो है उसने की है, उन्होंने की है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती है। और ये जो ऋग्वेद जो है इसकी भाषा क्या कहलाती है, तो इसकी भाषा जो है वो प्राक संस्कृत कहलाती है और इसके साथ में वैदिक संस्कृत कहलाती है। नेक्स्ट, संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा यूरोपियन प्लस भारोपीय परिवार का ही हिस्सा मानी जाती है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। अब जितने भी इतिहासकार आ जाते हैं वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, तो ऋग्वेद के कुछ सूतक वार्तालाप शैली के रूप में है। जैसे कि विश्वामित्र नामक एक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ, कौन सी नदियाँ आ जाती है, व्यास नदी और सतलज नदी के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूतक का अंश है, ठीक है। ऋग्वेद की पांडुलिपियों का पन्ना भृज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई। यानी कि ऋग्वेद की जो पांडुलिपि आ जाती है उसका जो पन्ना जो है वो किस वृक्ष की छाल आ जाती है उससे लिखा हुआ है, तो भृज वृक्ष की छाल आ जाती है उससे लिखा हुआ है। और ये पांडुलिपि जो है वो कहाँ पर मिली है, तो वो कश्मीर में मिली है। ये पांडुलिपि जो वो पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में रखी हुई है। और ये जो पांडुलिपि है वो अभी कहाँ रखी हुई है, तो पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में जो वो रखी हुई है। कहाँ पे रखी हुई है, पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में ये पांडुलिपि जो है वो रखी हुई है। ओके, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को क्या कहा गया था, सुक्तक। प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा व यमुना का उल्लेख ओनली एक बार ही हुआ है। यानी कि गंगा और यमुना का जो है वो उल्लेख सिर्फ एक बार ही हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का उल्लेख बहुत बार मिला है। वहीं अगर हम बात करें मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में, तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्र और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक। वहीं अगर हम बात करें तो गंगा यमुना का उल्लेख एक बार हुआ है। मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्र और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की जाती थी। प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं खासकर पितृ सत्तात्मक झलक दिखाता है। यानी कि यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए इतना ये लोग करते हैं, तो ये पुत्र प्राप्ति के लिए अगर ये करते हैं तो यहाँ पर पितृ सत्तात्मक झलक दिखाता है। वैदिक सभ्यता अश्व केंद्रित सभ्यता थी। यानी कि वैदिक सभ्यता जो थी वो अश्व केंद्रित सभ्यता थी। वैदिक काल में युद्ध, पशुपालन, चारागाह स्रोतों के लिए भी होते थे। यानी कि वैदिक पालन में जो युद्ध हुआ करते थे, अभी तक जो है वो हम इतनी क्लासेस ले चुके हैं, इसलिए थोड़ा जो है वो अभी जो ये क्लास सबसे लास्ट में होती है, इसलिए इसमें जो वो थोड़ा वह मतलब ऐसे नहीं बन पा रहा है कि अच्छे से, पर हम कोशिश करते हैं कि ये क्लास हमारी कंप्लीट भी हो जाए अच्छे से। तो वैदिक काल में जो है वो युद्ध जो है वो किन की वजह से भी होता था, तो पशुपालन और चारागाह के स्रोतों के लिए भी जो वो वैदिक काल में युद्ध हुआ करता था। अश्व केंद्रित सभ्यता जो वो वैदिक काल को माना जाता है। खासकर पुत्र जो होता है वो पितृ सत्तात्मक झलक जो है वो यहाँ से हमें मिलती है। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग जो है वो सरदार रख लिया करते थे और कुछ भाग जो है वो पुरोहितों को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ में यूज कर लिया जाता था। यानी कि कुछ धन तो वो सरदार रख लिया करते थे, कुछ धन पुरोहितों में बांट दिया करते थे, कुछ धन जो थे वो आम जनता या आम लोगों में बांट दिया करते थे।
यज्ञ में घी, अनाज, जानवरों की आहुति दी जाती थी। यानी कि जो वैदिक जो था उसमें यज्ञ में घी की भी आहुति दी जाती थी, अनाज की दी जाती थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या जानवरों की आहुति दी जाती थी कि नहीं दी जाती थी। पर इसमें जो वो जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। कोई स्थायी सेना नहीं, अधिकांश पुरुष शामिल होते थे। यानी कि जो कोई स्थायी सेना होती थी उसमें जो अधिकांशतः कौन शामिल होते थे, तो पुरुष शामिल होते थे। कोई स्थायी सेना होती थी उसमें जो वो अधिकांशतः पुरुष शामिल होते थे। राजनीतिक व्यवस्था, राजा कबीले का सरदार थे। और यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, तो यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था ऐसी थी कि राजा कबीले का सरदार थे। कबीले के लोग नेक्स्ट राजा चुनते थे। यानी कि कबीले के लोग जो थे वो अगला राजा चुनते थे। जैसे अभी हमारे चलता है ना वैसे कि जनता से जो वो वोट लिए जाते थे, मतदान होता था, उसी प्रकार कबीले के लोग ही जो वो अगला राजा चुनते थे। राजा कबीले का सरदार कहलाता था। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में किसके नाम मिलते हैं, तो विष के नाम मिलते हैं और जनों के नाम मिलते हैं। इसीलिए हमें पुरुष जन या विष, भरत जन या विष आदि नाम हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि पुरुष जन या विष, भरत जन या विष का उल्लेख जो है वो हमें मिलता है। ओके, सबसे छोटी इकाई जो है वो कुल कहलाती थी, फिर विष कुल कहलाती थी या फिर विष कहलाती थी। यानी कि सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे, कुल या विष कहते थे। प्रार्थनाओं के रचनाकार खुद को आर्य कहते थे और विरोधियों को दास व दस्यु कहते थे। मतलब प्रार्थनाओं के जो रचनाकार थे वो खुद को तो आर्य मानते थे, लेकिन जो विरोधी होते थे उनको अपना दास समझते थे, या दास को ही दस्यु बोलते हैं तो दस्यु समझते थे। अब हम बात कर लेते हैं हमारा महापाषाण, जो कि मैंने आपको बताया था कि कब्रों से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो यह शिलाखंड महापाषाण, महा, बड़ा, पाषाण यानी कि पत्थर के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि यह शिलाखंड जो होते हैं वो महा यानी कि बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि जहाँ पे बड़े पत्थर उस काल में थे तो उस काल का वर्णन या बात हम जो है वो इसमें करेंगे। पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। मतलब कि पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों के द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। अगर हम शॉर्ट में अगर हम इसको देखें तो कब्रों के आसपास बहुत बड़े बड़े पत्थरों के शिलाखंडों को खड़ा कर देना, और उसके बाद जब पुरातत्वविदों ने यहाँ पर खोज की, यानी कि अगर हम इसको शॉर्ट भाषा में या सरल भाषा में अगर हम देखते हैं तो कब्रों के आसपास बहुत बड़े बड़े पत्थरों के शिलाखंड को खड़ा कर देना, और उसके बाद जब पुरातत्वविदों ने यहाँ पर खोज की तो जिस संस्कृति का पता लगा उसे महापाषाण संस्कृति कहा गया। यानी कि कब्रों के आसपास बड़े बड़े पत्थरों के शिलाखंडों को खड़ा कर दिया। फिर पुरातत्व ने यहाँ पर जो वो खोज करी तो फिर उनको जो है वो जिस संस्कृति का पता लगा था उसको महापाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता है। महापाषाण कालीन कब्रें बनाने की शुरुआत लगभग 3000 वर्ष पूर्व या पहले दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। मतलब महापाषाण कालीन कब्रें बनाने की जो शुरुआत थी वो लगभग 3000 वर्ष पहले दक्कन में और दक्षिणी भारत और उत्तर पूर्व भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। महापाषाण को ताब्रद, समाधान, शिष्ट कहा जाता था। यानी कि महापाषाण को क्या कहा जाता था, तो महापाषाण को ताब्रत, समाधान, शिष्ट जो है वो कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं शिष्ट क्या होता है। अब ये शिष्ट क्या है, ये नया नाम क्या है। शिष्ट का मतलब होता है बड़ा सुराख, जो पत्थर से बने कमरे के जाने का रास्ता था। पत्थर से बने कमरे में जाने का रास्ता होता था। शिष्ट का मतलब क्या होता था, इधर आप देख सकते हो पेंटिंग में। शिष्ट का मतलब होता था बड़ा सुराख, जो पत्थर से बने कमरे में जाने का रास्ता होता था, उसको बोलते थे शिष्ट। ठीक है, समझ में आ गया शिष्ट क्या होता है। मृतकों को काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के साथ दफनाया गया। अब मृतक जो होते थे उनका जो शरीर होता था उसको दफनाते टाइम काले, ये तो सही हो गया तो उनको जो है वो दफनाते टाइम किनके साथ दफनाया जाता, तो काले और क्या हो रहा है,
उनको दफनाते टाइम जो वो काले लाल मिट्टी के बर्तन के साथ में उनको दफनाया जाता था। साथ में लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सम्मान तथा पत्थर और सोने के गहने भी जो है वो उनके साथ में दफनाए जाते थे। काले व लाल मृदभांड का संबंध किससे है? अब आपसे क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि साथ साथ में हम क्वेश्चन भी रख रहे हैं। तो काले व लाल मृदभांड का संबंध किससे है? तो महापाषाण काल या लौह संस्कृति से है। काले व लाल मृदभांड का संबंध किससे है? तो महापाषाण या लौह संस्कृति से है। काले व लाल मृदभांड का संबंध किससे है? तो महापाषाण काल या लौह संस्कृति से है। अब हमें सुमेलित करने वाला भी आ जाएगा। तो महापाषाण काल, काले व लाल मृदभांड वैदिक सभ्यता चित्रित धूसर मृदभांड से जो वो संबंधित है। महापाषाण कब्रों से लोहे के सामान मिले हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। अब आगे देखते हैं हम। महापाषाण काल में सामाजिक असमानताएं भी थी और कुछ कब्र खास परिवारों के लिए ही थी। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र यहाँ पे देखने को मिली। यह गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे जो है वो थी, यानी कि यह जो गांव जो था वो भीमा की सहायक नदी आ जाती है घोड़, उसके किनारे थी। यहाँ 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। इस विशिष्ट व्यक्ति को जो है वो 5 कमरों वाले मकान के आंगन के 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। यानी कि एक विशिष्ट व्यक्ति था, उसको 5 कमरों वाले मकान और 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक के साथ में जो है वो उसको दफनाया गया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्री सर्वाधिक प्रमाणिक है। प्रमुख पुरातात्विक स्रोत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां और चित्रकला और कंकाल आदि आ जाते हैं। वैद्य चरक लगभग 200 साल पहले थे। चरक संहिता बुक आ जाती है। यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो वो मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां हैं। इनाम गांव गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं यहाँ से। और इसके साथ में हमें जो है वो लोग मांसाहारी भी यहाँ से मिले हैं। मतलब लोग यहाँ पर मांसाहारी थे, इसके साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले हैं। लोग मांसाहारी भी थे तो इस बात के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट, गाय, बैल, भैंस, बकरी और भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, मछली और केगड़ा और चितकबरा, हिरण की हड्डियां भी हमें यहाँ से मिली हैं। बेर, आंवला, खजूर, जामुन के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले हैं। अब मेन बात ये आ जाती है कि जो आपके लिए उपयोगी प्रश्न है, उपयोगी प्रश्न मतलब कि जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं वो हमने लास्ट में रखे हैं कि ये जो वर्ड है या हम बात कर सकते हैं कि जो आपको हर चीज़ें या हर फैक्ट याद करवाने में सहायक होंगे तो वो वेद रहेंगे। महापाषाण क्या था, प्रार्थना क्या थी, कब्र क्या थी, भाषा क्या थी, कंकाल क्या था, यज्ञ क्या था, लोहा क्या था, ये सभी जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और एक राजा क्या है और दास क्या है ये भी, और कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स जो है वो आपके लिए सही रहेंगी तो आप देख लो। वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले माना जाता है। वेदों की रचना का प्रारंभ कब से माना जाता है? 3500 साल पहले माना जाता है। महापाषाण के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई। इनाम गांव के कृषकों का निवास 3600 से लेकर 2700 साल जो है वो आ जाता है। चरक लगभग जो है वो 2000 साल पहले जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट, ऋग्वेद का उच्चारण व स्मरण किया जाता था, अतः 200 साल पहले इसको लिखा गया था। तो ऋग्वेद को कब लिखा गया था? 200 साल पहले, क्योंकि इसका उच्चारण और स्मरण किया जाता है। अब हमने जो वो चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट कर लिया पूरी तरीके से। अब हम जो वो चैप्टर 5 करने वाले हैं और चैप्टर 6 करने वाले हैं और चैप्टर 7 जो है वो हम नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर जो 5 जो आ जाता है उसमें हम राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य जो है वो हमारा चैप्टर आ जाता है। इसमें जो है वो हम किन के बारे में पढ़ेंगे? प्रमुख महाजन पदों के बारे में पढ़ेंगे। और फिर चैप्टर 6 जो आ जाता है वो नए प्रश्न व नए विचार आ जाते हैं। इनमें हम किन के बारे में पढ़ेंगे? बुद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जो है वो हम आज के सेशन में ये दोनों और कंप्लीट करेंगे। फिर जो कल हमारी क्लास होगी उसमें हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। एक अनोखा सम्राट जो चैप्टर आ जाता है उसमें हमें जो है वो हमारा जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ अशोक के बारे में ही देखना है। ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बस ओनली अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अशोक महान और उसके साम्राज्य के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं।
चैप्टर नंबर 5 में जो है वो हमें महाजन पद के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि महाजन पदों का निर्माण, गणतंत्रीय एवं राजतंत्रीय नगर केंद्रों का उद्भव, व्यापार मार्ग, आर्थिक विकास, टंकण, सिक्का, ढलाई और जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रसार, मगधों एवं नंदों का उद्भव। ये इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि हम पहले बता देते हैं कि ये जो टॉपिक है उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि ईरानिया एवं मकदूनिया। अगला जो टॉपिक हम देखेंगे वो ये भी देखेंगे कि ईरानिया एवं मकदूनिया आक्रमण और उनके प्रभावों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं चुनाव प्रक्रिया। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होता था। इस यज्ञ में एक राजा अपना घोड़ा विचरण के लिए छोड़ता, दूसरा राजा रोकता तो उन दोनों राजाओं को लड़ाई करनी पड़ती, अन्यथा नहीं रोकता। इसका मतलब पहले वाले राजा शक्तिशाली थे। ये आप सभी को पता ही है, टीवियों में देखा ही होगा आपने ये सब चीज़ें। नेक्स्ट, वर्ण क्या होता है? वर्ण व्यवस्था का उद्भव या उदय जो है वो हम ऋग्वेद से ही मानते हैं। वर्ण व्यवस्था का उदय या फिर उद्भव जो है वो ऋग्वेद से ही मानते हैं। वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में यह जातीय व्यवस्था में बदल गई थी, और ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो उत्तर वैदिक काल में किस में बदल गई थी? तो वो जातीय व्यवस्था में बदल गई थी। समाज में कई समूह होते थे, जैसे पुरोहित, योद्धा दोनों वैभवशाली होते थे, लेकिन जो कृषक और व्यापारी होते थे वो दोनों धनवान होते थे। पशुपालन, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाला, भोजन संग्राहक, ये सब जो है वो लोग निर्धन होते थे। इस प्रकार से जो वो समाज में कई समूहों में बटा हुआ था, समाज कई समूहों में बटा हुआ था। समाज कई समूहों में बटा हुआ था। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित कर रखा था, जिसमें कि ब्राह्मणीय, क्षेत्रीय और इसके साथ में जो वो ब्राह्मणीय यानी कि इनका कार्य वेदों का अध्ययन करना और अध्यापन करना व यज्ञ करना था। वहीं क्षेत्रीय वर्ण की अगर हम बात करें तो इनका क्या कार्य आ जाता है? तो इनका कार्य युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वहीं विश्व या वैश्य की अगर हम बात करते हैं तो इनमें जो है वो कृषक, पशुपालन व व्यवसायिक आ जाते हैं। क्षेत्रीय व वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। आपसे पूछ लेंगे कि यज्ञ करने का अधिकार किनको प्राप्त था? तो क्षेत्रीय व वैश्य को जो है वो दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार जो था वो प्राप्त था। नेक्स्ट, शूद्र जो है वो इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना, यानी कि जो ब्राह्मणीय, जो क्षेत्रीय और इसके साथ में जो ये वैश्य आ जाते हैं, इनकी सेवा करने का काम किसका था? तो शूद्रों का था। औरतों को शूद्र के समान माना गया है, यानी कि जो औरत थी वहाँ की उस टाइम की, तो उनको जो वो शूद्रों के समान माना गया था। महिलाएं, शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, यानी कि जो महिलाएं थी उनको वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। एवं शूद्रों को भी जो है वो वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। महिलाओं को तो सभी को ही नहीं था। एक अछूत वर्ग भी होता है, इसमें जो है वो शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक, शव को दफनाने व जलाने वाले आते हैं। इन्हें अपवित्र माना जाता था, और ये जो अछूत वर्ग होता था इसको अपवित्र माना जाता था। तो अभी जो है वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे जो है वो आपको आज यही तक करवा देना चाहिए। फिर अगला जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आज जो है वो आपको अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ। तो अब जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो आगे का करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है वो आप इतना पढ़ लेना और इसके नोट्स बना लेना और इसके जो है वो याद कर लेना, और ये PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।